दिल्ली चुनाव में प्रचार का शोर अब थम गया है, लेकिन महाकुंभ पर हो रहे हंगामे का शोर अभी भी जारी है। संसद में काम से ज्यादा हंगामा हो रहा है। इस बार विदेशी चिंगारी नहीं आई, लेकिन विपक्ष को महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा मिल गया है। बजट सत्र में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। संसद सत्र में क्या हो रहा है सब कुछ बताएंगे। फिलहाल मेरा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं क्या करता हूं, हर दिन मैं आपको क्या करता हूं, क्या वादा करता हूं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर से दोहरा रहा हूं, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और हां, अगर विदेश की कोई ऐसी खबर है जो आपको जानना, देखना, समझना जरूरी हो तो विदेश से खबरों की शुरुआत करता हूं, लेकिन आपको दिन भर का अपडेट दिखा देता हूं ताकि आपको पूरी खबर मिल जाए। आज क्या क्या हुआ आप जानना चाहते हैं? देश में कौन से मुद्दे की चर्चा रही आप समझना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है आप जानना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर आपको दिखाने वाले हैं? यही सब आपको विस्तार से बताता हूं 8 से 9 आपके अपने शो सीधे मुद्दे की बात में। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज आप कौन कौन सी खबर देखने वाले हैं। देख लीजिए, सबसे पहले बात आज दिल्ली चुनाव की करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कहीं भटकना नहीं है, विस्तार न्यूज लगा लेना है। दिल्ली में वार पलटवार का सिलसिला अब थम गया है। 2 दिन बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले आज चुनावी प्रचार खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे चुनाव में कौन कौन से मुद्दे गूंजते रहे विस्तार से बताएंगे और किस मुद्दे को सामने रखकर दिल्ली की जनता वोट करने वाली है ये भी दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे महाकुंभ की। आज बसंत पंचमी है, तीसरा अमृत स्नान था। आज भी करीब 2.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है, लेकिन मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ और मौत पर अब भी सवाल जारी है। साधु संत से लेकर नेता हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है, और अब तो सबसे पहले सवाल उठाने वाले शंकराचार्य का विरोध होने लगा है। पूरी खबर दिखाएंगे विस्तार से। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी झीलों के लिए मशहूर है। भोपाल अपनी झीलों के लिए मशहूर है, लेकिन अब भोपाल की सबसे बड़ी झील पर भू माफियाओं की बुरी नजर है। और अगर बड़ा तालाब को नजर लग गई तो भोपाल का कितना बड़ा नुकसान होगा और किसकी बुरी नजर बड़े तालाब पर है, सब कुछ विस्तार से देखना है तो बने रहिएगा। आपको बताऊंगा कि आपके बड़े तालाब पर कब्जा कौन कर रहा है। चौथी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? कौन बनेगा मेयर और कौन बैठेगा मेयर की चेयर। निकाय चुनाव की चर्चा है और निकाय चुनाव को लेकर आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ वादे किए हैं भाजपा ने, सब विस्तार से बताऊंगा। 5वीं खबर में एक ऐसे स्कूल की बात करूंगा जहां मम्मी पापा पढ़ाने जाते हैं। हाँ, मम्मी पापा ही टीचर हैं। मम्मी पापा ही टीचर हैं, वो स्कूल है। सुनकर ही जिज्ञासा जाग गई ना कि क्या हो रहा होगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। छठी खबर में बात करेंगे प्यार और जिद की। एक पति ने पत्नी की परीक्षा में पास होने के लिए अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों को वीरान कर लिया। थोड़ी अलग कहानी है। सीधे मुद्दे की बात में आप ये तस्वीरें देखकर कहेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या? तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। और अगले एक घंटे मैं क्या बताने वाला हूं आपको, इसका शोर तो थम गया है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में चुनावी शोर भी थम गया है। खबर क्या है? दिल्ली में थमा प्रचार, वोटिंग का इंतजार। देखिए, एक तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं पानी लिए हुए, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं। ये तीनों नेता आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि दिल्ली का चुनाव इन्हीं तीनों नेताओं के मुद्दे बयानबाजी के इर्द गिर्द हो रहा है। तो दिल्ली में थमा प्रचार, अब है वोटिंग का इंतजार। ये बात सच है कि दिल्ली में चुनावी शोर थम गया है, बंद हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए वार पलटवार का दौर भी अब खत्म हो गया है। दिल्ली में इस बार शीश महल से लेकर यमुना तक कई मुद्दों पर जमकर राजनीति हुई। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत से दिल्ली चुनाव में प्रचार किया है और अब परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। 2 दिन बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या क्या हुआ, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। आपको सब तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री की एक तस्वीर चर्चा में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की, लेकिन इस चर्चा में प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से चर्चा करते हुए कहा कि आप अपनी सरकार की इमेज के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में थी। प्रियंका गांधी ने जंगपुरा में डोर टू डोर प्रचार किया। जंगपुरा सीट पर इस बार चुनावी माहौल गर्म है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा सीट से
ही चुनाव लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जंगपुरा विधानसभा सीट पर चुनावी हुंकार भरी और दिल्ली सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी करके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली में दिन भर चली चुनावी खींचतान पर देखना चाहते हैं रिपोर्ट, सुनना चाहते हैं किस नेता ने क्या कहा। इतने बड़े बड़े नेता आज दिल्ली के मैदान पे थे, सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल हताशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है। गुंडागर्दी तो आम आदमी पार्टी कर रहा है। राजकुमार भाटिया जब जा रहे हैं गली गली, वहां पर मोदी की गारंटी गूंज रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जनता कह रही है अब की बार राजकुमार। मित्रों, ये ऐसी सरकार रही है जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। चौथी बार लगातार देश की राजधानी में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। 571 करोड़ रुपया सीसीटीवी का घोटाला किया, 100 करोड़ की वक्फ की संपत्तियां बेच दी। अब आप कहते हो कुछ नहीं किया है। हजारों करोड़ का घोटाला करना कोई छोटी बात है भाई। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी भी बोतल में यमुना का पानी लेकर पहुंचे थे। कितने बड़े बड़े नेता कितने छोटे छोटे बोतल लेकर पहुंच रहे हैं। ये चुनाव है भाई साहब, हर नेता के चेहरे पर तनाव। राहुल गांधी चुनावी भाषण में पानी की बोतल भरकर लाए और अरविंद केजरीवाल को पानी पीने की चुनौती दे डाली। थोड़ा रुकता हूं, ये बताइए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को हराने के लिए क्या किया था। ये सभी देश के जितने भी अलग अलग दल हैं, इंडिया अलायंस, ये एक आए थे। लेकिन कितनी जल्दी, बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही तो चुनाव हुआ और अब देखिए कैसे एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। मतलब ये राजनीति में सब संभव है। पानी पीने की चुनौती दे डाली। इससे पहले 29 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने भी बोतल में पानी भरकर बीजेपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीने के लिए चुनौती दी थी। इस बार दिल्ली के चुनाव में यमुना का पानी चुनावी मुद्दा रहा है, या यूं कहें हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई ही रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर ही आरोप लगा दिया। अब प्रचार थम गया है, लेकिन चुनावी प्रचार में यमुना की सफाई कैसे मुद्दा बना रहा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए, हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। साक्ष्य के बगैर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, महज वोट के लिए, सत्ता के लिए झूठ की खेती, इसे इस बार इसको केस भी होनी चाहिए। जेल जाने से तो इनको डर है नहीं। ईसीआई राजनीति कर रहा है, क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूँ, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए इस पर सवाल खड़ा किया है। ये क्रिमिनल है,
किसी भी हद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यमुना तो चुनाव आते आते एक बड़ा मुद्दा बन ही गया, लेकिन इससे पहले दिल्ली चुनाव में किन मुद्दों की गूंज रही बात उसकी भी कर लेते हैं। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। शीश महल पर घमासान, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाला वार कर चुके हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले रमेश विधुड़ी ने भी आतिशी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। ये विवाद जनवरी के शुरुआती दिनों में चर्चा में रहे। इससे पहले दिसंबर में आपकी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर भी हंगामा हो चुका है। अखबार में इश्तेहार छप गए, एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए। साथ ही दिल्ली में वोटर लिस्ट पर भी राजनीति खूब हुई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कई जगह तो नए वोटर्स बढ़ाकर फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा दिया। दिल्ली में चुनावी मौसम में हुई सियासत पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। सिर्फ एक रिपोर्ट में आप 2 महीने दिल्ली में चला चुनावी घमासान समझ जाएंगे। चूंकि आज प्रचार थम गया है, इसलिए अब तक क्या क्या हुआ दिल्ली में विस्तार से जान लीजिए। देखिए रिपोर्ट। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मार्लिना ने बाप बदल दिया। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? हर महिला को रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये है आपका कार्ड और केजरीवाल को वोट देना। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है। 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। सिर्फ नई दिल्ली की चिंता क्यों है? 70 सीटों पे नई मतदाता सूची आ चुकी है ना। मैं कालका जी में देख रही हूँ 161 पोलिंग बूथ थे, अब 143 हो गए, कम कर दिए गए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। दिल्ली में ठीक 2 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग होना है, मतलब मतदान होना है। जानकारी जानना चाहते हैं आप? दिल्ली में कितने वोटर्स हैं, कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं? देख लीजिए। दिल्ली में कुल वोटर्स 1,55,00,000 हैं, जिसमें 83,49,000 पुरुष मतदाता हैं, 71,74,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1261 यानी 1,261 थर्ड जेंडर वोटर हैं। और ये वोटर्स ही 2 दिन बाद नेताओं की किस्मत तय करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को सबसे पहले विस्तार न्यूज बताएगा राजधानी दिल्ली की सत्ता किसको मिल रही है। दिल्ली में प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं वो समझने के लिए आप जानते हैं, मैं सीधे जहां की खबर होती है वहीं लेकर चलता हूं। इसलिए चलिए चलते हैं दिल्ली और समझते हैं कि दिल्ली का सियासी समीकरण शोर थमते थमते किस ओर इशारा कर रहा है। मिस्टर अमृत तिवारी, विस्तार से बता दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें हैं और उम्मीदवारों की संख्या 699 हो चुकी है। लेकिन जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय इस तरह से है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरा कांग्रेस है। और ये अब माना जा रहा है आकर के कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जीत और हार के बीच में जो है वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस का अंतर है। यानी कि अगर 20 सीटें, जो एक चर्चा चल रही है, जो जानकार लोग हैं कि 20 सीटों पे अगर कांग्रेस 10% से ज्यादा वोट लेकर के आती है तो बाजी बीजेपी के हाथ में जा सकती है। लेकिन अगर कम रहती है तो सीटें कम होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने किले को बचा भी सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है ज्ञानंद जी कि जैसे कि हमने जो दो विधानसभा चुनाव देखे थे और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक साफ छवि के साथ दूसरे पे भ्रष्टाचार का अटैक करते थे और दूसरे पे विकास को लेकर के जो
आरोप लगाते थे, इस बार वो खुद इसी से घिरे हैं और पब्लिक में कहीं ना कहीं जो है एंटी इनकम्बेंसी वाला सेंटीमेंट देखा जा रहा है। दूसरे राज्यों में लहर जैसी तो बात नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है कि रोड सही नहीं है, सड़कें नहीं आ रही हैं, टाइम से जो है पानी का व्यवस्था सही से नहीं है, तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि एग्रेशन शो कर रहे हैं। और इसी बीच में देखेंगे कि जो हाई प्रोफाइल सीटें आम आदमी पार्टी की वो फाइट में आ गई हैं, यानी कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे संदिग्ध दीक्षित बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं। समझ गया, चलिए मैं आपकी बात समझ गया। अमृत जानकारी जो दे रहे हैं, लेकिन अमृत बड़ी बात कह रहे हैं, अमृत बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक है, आपका धन्यवाद अमृत। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अमृत एक बड़ी बात बोल गए ना बोलते बोलते, और वो कुछ फ्लो में थे इसलिए अपनी बात लगातार कह रहे थे, लेकिन मैंने उसमें एक खबर पकड़ ली। खबर ये पकड़ ली कि क्या हाई प्रोफाइल सीट का मतलब क्या है। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के रहते हुए क्या अरविंद केजरीवाल भी खतरे में हैं? हालांकि अरविंद केजरीवाल की बड़ी लोकप्रियता है दिल्ली में और उन्होंने कई बार सरकार बनाई है, लेकिन फिर भी जो अमृत कह रहे हैं, अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली चुनाव के बाद मैंने एक वादा आपसे और कहा है, क्या कि विस्तार न्यूज पर महाकुंभ की महा कवरेज दिखाएंगे आपको, महाकुंभ पर महा कवरेज दिखाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि कोई भी तस्वीर, कोई भी खबर छूटेगी नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में 3 फरवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। बसंत पंचमी का अवसर और इस मौके पर कुंभ का तीसरा अमृत स्नान। कुंभ के इस तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर सब कुछ सकुशल कराने की चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार और कुंभ मेला प्रशासन पर थी। कारण था, कुछ दिन पहले दूसरे अमृत स्नान से पहले मची भगदड़ और इसमें हुई मौतें। इस लिहाज से आज फिर से पूरी दुनिया की नजर प्रयागराज पर थी और तीसरे अमृत स्नान के मौके पर क्या खास हुआ है, सब विस्तार से देख लीजिए। पूरी खबर आपको बता देता हूं। दूसरे अमृत स्नान में मची भगदड़ में सबक लेते हुए बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा था। अखाड़ों को रात्रि सवारी में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए पुलिस ने अलग से इंतजाम किए थे। सवारियों के आगे घोड़ों पर सवार पुलिस कर्मियों का एक दल चल रहा था। दूसरे अमृत स्नान से पहले हुई गलतियों को इस बार सुधार लिया गया था। बसंत पंचमी पर मेला क्षेत्र में बने 30 पार्टून पुल खोल दिए गए थे। पूरे मेला क्षेत्र में 2750 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी। संगम नोज पर इस बार भीड़ को हटाने के लिए लगातार सायरन बजाया जाता रहा। इतनी दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 5 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ और दोपहर लगभग 3 बजे तक सभी अखाड़ों का अमृत स्नान संपन्न हो चुका था। अमृत स्नान के मौके पर संगम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। संगम नोज पर करीब 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। अमृत स्नान पर एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं? देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि आखिर कुंभ से किसे हटाने की मांग उठ गई। देखिए रिपोर्ट। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानती है। मैं विश्व कल्याण के लिए स्नान करने निकल रहा हूं। हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया और ये संदेश पूरी दुनिया को गया, पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं। पंचमी का महापर्व आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में नागा सन्यासी स्नान के लिए जा रहे हैं। आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सब। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान शुरू होने से पहले लखनऊ से आई एक तस्वीर आज दिन भर चर्चा में रही। रात को 3 बजे से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ आवास पर पूरे मेले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। लखनऊ के सीएम आवास पर वॉर रूम बनाया गया था, जहां से पूरे कुंभ क्षेत्र की हर गतिविधि को मुख्यमंत्री सीधे मॉनिटर कर रहे थे। ये तो थी बात तीसरे अमृत स्नान और कुंभ की तैयारियों की। आगे बढ़ते हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर संत शिरोमणि श्री रावतपुरा सरकार ने भी संगम में अमृत स्नान किया। रावतपुरा सरकार ने विश्व कल्याण की कामना की। रावतपुरा सरकार ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों के साथ संगम पहुंचे।
जहां आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद पवित्र नदियों की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद रावतपुरा सरकार ने कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु से एक बहुत बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को वापस जाने के बाद कुंभ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कुंभ के नाम का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पहले सुनिए कि रावतपुरा सरकार का क्या कहना था, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए। जो कुंभ के यहाँ से स्नान करके जा रहा है जो भक्त लोग, उनसे हमारी यही इच्छा है कि एक वृक्ष और जो आसपास गौशाला है या गौशाला है, गाय रखते हैं, उनकी सेवा करें। गाय घर में रखें और कम से कम 1 पेड़ या 5 पेड़ या 11 पेड़ या 12 पेड़ कुंभ के नाम से जरूर लगाएं। पेड़ जरूर लगाएं। यहाँ के बाद जाएं, घर रहें। और घर में नहीं लगा सकते हो तो कहीं अपने नगर निगम की ज़मीन हो, नगर पालिका की ज़मीन हो, मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, वहाँ पेड़ जरूर लगाइए आप। क्योंकि पेड़ों का एक आपको याद रहेगा कि हम कुंभ में गए थे, हमने पेड़ लगाया है, उसको उगाइए और 5 साल तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी मेरी इच्छा है। सोचिए, रावतपुरा सरकार की अपील बहुत सहज है, बहुत सामान्य है। एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना शायद ही किसी के लिए कोई कठिन काम होगा। यह अपील भले ही बहुत सामान्य लग रही हो, लेकिन इस बार कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सोचिए, 40 करोड़ से ज्यादा। अगर 40 करोड़ लोग एक पेड़ लगाएंगे तो देश भर में 40 करोड़ पेड़ बढ़ जाएंगे। यह अपील सामान्य है, लेकिन इसका असर कितना बृहद है, और आपको वैज्ञानिक कारण बता देता हूं। वैज्ञानिकों की माने तो एक पेड़ एक दिन में 240 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है। कितना? 240 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को ऑक्सीजन मिल सकती है। और 40 करोड़ पेड़ से इतनी ऑक्सीजन पैदा हो सकती है जिससे 280 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। आप समझ गए सामान्य बात का पूरा विश्लेषण क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पेड़ आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पेड़ ज्यादा होते हैं वहां तापमान भी 3 से 4 डिग्री कम रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कुंभ में आए सभी लोग एक पेड़ लगा दें तो इसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है और कितना व्यापक असर हो सकता है। यह तो थी बात बसंत पंचमी और अमृत स्नान की, लेकिन इन सब से अलग आज कुंभ मेले से जुड़ा एक और मुद्दा चर्चा में रहा। मुद्दा क्या था? शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ था। आज अवमुक्तेश्वरानंद क्यों चर्चा में थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे लेकर चलता हूं। दूसरे अमृत स्नान के दिन कुंभ में मची भगदड़ के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान देते हुए कहा था कि भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिलेगा। इस बयान के जवाब में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक उन लोगों को मोक्ष मिलेगा तो मैं उन्हें भी धक्का देने को तैयार हूं। पहले सुनिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच हुई जुबानी जंग में क्या निकला था। सुनिए। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं। बस इसी जुबानी जंग के बाद कुंभ में ही मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर दिनेश फलाहारी बाबा ने विरोध दर्ज किया है। फलाहारी बाबा ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ से बाहर कीजिए, ये कुंभ में अफवाह फैला रहे हैं। इस खत के बाद हमारे सहयोगी ने फलाहारी बाबा से भी बात की। उनका क्या कहना था, ये भी सुनिए। देखिए, हमने खून से पत्र इसलिए लिखा है कि समय ज़्यादा नहीं है, बार बार शंकराचार्य जी के बयान आ रहे हैं
तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है कि इस पर हमारे पद पर तुरंत संज्ञान लें और ऐसे संतों को कुंभ से निकाल दें जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं। ये लोग और भी कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि तुरंत सुनवाई इस पर हो। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कोई बयान देकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी जब कुंभ की शुरुआत हुई तो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ पर सवाल उठाते हुए 144 साल बाद वाले तर्क को गलत बताया था। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कई बार मान्यताओं और अलग अलग विषयों पर सवाल उठा चुके हैं, जिसमें से ये कुछ बयान पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे पूरा विश्लेषण करेंगे। सुनिए। तो अब जो की घटना हो चुकी है, तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है, राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है। क्या? क्योंकि जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता है, इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं है। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ये तो कुछ ही बयान थे, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद ऐसे बहुत से बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद के विरोध में खून से खत लिखने वाले फलाहारी बाबा, उनसे बात करना जरूरी है। मुझे लगता है सीधे महाकुंभ चलना चाहिए और जुड़ना चाहिए और बात करना चाहिए। फलाहारी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। आपका भी स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों अपना लहू बहा रहे हैं आप? मैं आज देख रहा था आपका विजुअल कि आप अपने हाथों से खून बहा है, उसमें ऐसे ऐसे डाल के स्याही जैसे उसका इस्तेमाल करके लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अवमुक्तेश्वरानंद को कुंभ से बाहर कीजिए, अफवाह फैला रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है फलाहारी बाबा जी? देखिए, ये कथित शंकराचार्य अवमुक्तानंद जी, कई बार हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान सुने हैं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं, कुंभ को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी कहते हैं गंगा जल गंदा है, कभी कहते हैं कि 40 करोड़ हिंदुओं को कैसे संभालोगे, कभी कहते हैं कि योगी जी ने ये कर दिया। अरे भाई, आप एक संत हैं, संत की भी एक मर्यादा होती है। आपने तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांग लिया। आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या, जो आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? आप ये बताइए, सनातन धर्म के लिए योगी जी से अच्छा नेता कौन है? योगी जी ने जितना सनातन धर्म के लिए किया है, जितना हिंदुओं के लिए किया है, आज तक किसी नेता ने नहीं किया। और हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट पर आप सवाल उठा रहे हैं। योगी जी की आंखों में आंसू देखकर हमको भी लगा कि ऐसे संत जो हमारे कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, इनको कुंभ के बाहर ही रहना चाहिए। अवमुक्तेश्वरानंद को आप कह रहे हैं बाबा जी, अवमुक्तेश्वरानंद को आप बोल रहे हैं कि वो राजनीति से जुड़े हैं क्या? आपके खत लिखने के बाद कहा जा रहा है कि आपको किससे प्रेरणा मिली है? आप कौन सी राजनीति से प्रेरित होकर उनको कह रहे हैं कि कुंभ छोड़ दीजिए? आप पर भी सवाल उठ रहे हैं और कुंभ में बहुत साधु संत महामंडलेश्वर हैं, वो आप पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि बताइए हमारे शंकराचार्य को ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? आप पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, कई तो इस्लामिक राष्ट्र हैं और कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो हमारे इस दिव्य भव्य महाकुंभ को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये कमियों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कोई कमी मिल जाए जिससे योगी जी को बदनाम करें, कुंभ को बदनाम करें। इनको किसने अधिकार दे दिया?
अरे आप संत हैं, संत की मर्यादा होती है, आप भजन करें, पूजा पाठ करें। आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभी मिल के गए, कुंभ में जो भी घटनाएं हो रही हैं अभी जांच चल रही है, जांच के बाद पता चल जाएगा। उसमें किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, इस्लामिक राष्ट्र भी लगे हुए हैं, कैसे भी कुंभ में कोई घटना हो जाए। तो योगी जी राष्ट्र लगे हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? किसी ने बताया आपको फोन करके कि इस्लामिक राष्ट्र भी लगे हैं कुंभ को बदनाम करने के लिए? महाराज जी, किसी ने आपको बताया कि आपको कैसे मिली इसकी जानकारी? देखिए, पूरा सोशल मीडिया में इस तरह की जानकारियां हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल कमियों को ढूंढ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि योगी जी ने कहाँ कमी कर दी है, कहाँ क्या व्यवस्था नहीं है। जबकि आपने भी देखा हो कुंभ में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई जिस प्रकार की व्यवस्था आप सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े हैं गुरुजी? भजन कीजिए, भजन। सोशल मीडिया के चक्कर में कहां पड़े हैं आप लोग? भजन करते हैं तो लोग जो है सुकून से रहते हैं। आप लोग जब भजन करते हैं, अच्छा ये बताइए, छोड़िए सोशल मीडिया भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, मुस्कुराइए आप प्रयागराज में। ये बताइए, ये खत लिखने के बाद किसी ने आपको फोन किया? कहीं से आपके पास फोन आया? क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस खत को लिखने के बाद? साधु संत क्या बोल रहे हैं? देखिए, सभी साधु संतों के फोन आ रहे हैं, सभी ने कहा है आपका कदम बहुत अच्छा है, आपने ये मांग की है, क्योंकि उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं है। अब संतों में, सनातन हिंदुओं में जागरूकता आ रही। सभी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को इस्तीफा मुख्यमंत्री का नहीं मांगना चाहिए था। सभी लोग कह रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया बहुत नहीं देखना है, रामायण पढ़ना है, भजन करना है। सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये रील, आजकल पूरा देश रील देख रहा है महाराज जी। सादर प्रणाम आपको। संकल्प लिया था, हमने तो संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर उन औरंगजेब की पाप की निशानी मस्जिद से आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक हम अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही अपने पैरों में पादुका पहनेंगे। तो हम तो अपने संकल्प पे कायम हैं, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। देना है, जान नहीं देना है। आप जैसे महापुरुष को बने रहना है, लहू नहीं बहाना है, खून नहीं बहाना है, आपको भगवत भजन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज को समय देने के लिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि किस तरह से खून से पत्र लिखा गया था और इसकी चर्चा थी, इसलिए आपको यह खबर विस्तार से बता रहा था। अगली खबर क्या है? महाकुंभ पर महाकवरेज, और महाकवरेज में क्या संसद भी है? क्या संसद भी है? बजट सत्र की बात करने वाले हैं, बजट सत्र की बात करने वाला है। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा दिया। संसद में केंद्र सरकार होश में आओ, योगी सरकार इस्तीफा दो का नारा गूंजता रहा। विपक्ष के सांसदों ने महाकुंभ में हुई मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक 2:36 पर बोलने के लिए खड़े हुए और कुछ ऐसा बोल दिया, महाकुंभ पर भगदड़ पर भी पूरे सदन में हंगामा मच गया। खड़गे ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र किया, जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस श्रद्धांजलि में मौत का आंकड़ा हजारों में बताया। हजारों में आंकड़ा सुनकर बीजेपी के सांसदों ने खड़गे को टोका कि भाई 1000 कहां से बता रहे हैं, हजारों कहां से बता रहे। हंगामा बढ़ता गया, बात हजारों मौतों तक पहुंची तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी खड़गे को बयान वापस लेने को कह दिया। राज्यसभा में हुई बहस पहले सुन लीजिए, फिर लोकसभा भी ले चलेंगे, लेकिन पहले राज्यसभा में क्या हुआ ये देख लीजिए। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, इसीलिए बोला ये गलत है,
ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। Sir, thousands you have used. As president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए। राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। मांग पूरी न होने पर विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के 1 घंटे बाद सांसद सदन में वापस लौटे। ये तो बात राज्यसभा में हुए हंगामे को ही, अब बात लोकसभा की भी कर लेते हैं। लोकसभा में भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर भी संसद में हुए हंगामे को लेकर नाराज हो गए। ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति ने भी अपनी स्पीच में महाकुंभ का जिक्र किया है। स्पीकर ने तो आज ये भी कह दिया कि नेता ने आपको सवाल पूछने के लिए संसद भेजा है, मेज तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन विपक्ष के सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने खूब नारेबाजी की, कहते रहे, करते रहे। सरकार कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा जारी करे, केंद्र सरकार होश में आओ, योगी सरकार इस्तीफा दो। हंगामा करते हुए कुछ देर के लिए लोकसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। संसद के अंदर और बाहर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर कैसे कोहराम मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है, उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। कुंभ में लाशों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर सरकार लोकसभा के अंदर अपनी जवाबदेही को छुपाने की कोशिश कर रही है। इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। जिस तरह पूरे इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई है, तुम्हारी मांग है कि संसद में उसमें चर्चा होनी चाहिए। क्या है वहाँ जिंदा है कि नहीं है, उसकी सूची तक नहीं दी जा रही है। संख्या के बता देते कि 30 मरे, 30 की ही सूची दे दो, कौन है, कौन मरा, कहाँ का रहने वाला है। तो कुंभ की आज प्रयागराज से दिल्ली तक की हर तस्वीर दिखा दी। आगे बढ़ने से पहले कुंभ लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अनमोल खड़े हैं। अनमोल, बहुत देर से खड़े हैं, पूरी सियासत बता दी, राज्यसभा लोकसभा दिखा दिया और अवमुक्तेश्वरानंद पर कुंभ में आपत्ति दिखा दी और रावतपुरा सरकार जी का 40 करोड़ लोगों को पेड़ लगाने की अपील दिखा दी। लेकिन आपकी नजर से, आपके नजरिए से आज कुंभ दिन भर कैसा रहा, किस तरह का स्नान रहा, वो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। देखिए ज्ञानेंद्र जी, भले ही कुंभ पर सियासत हो रही हो, लेकिन आज की जो व्यवस्था दिखी है बसंत पंचमी के दिन पर, कहीं न कहीं ये सरकार ने जवाब दे दिया है विपक्षी दलों को कि देखिए कुंभ जो है इसकी भव्यता और दिव्यता बनी हुई है। क्योंकि देखिए आज जो है सुबह से ही स्नान हो रहा है और बहुत बेहतर ढंग से जो है आज स्नान संपन्न हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जितना मैंने आज कुंभ को देखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से जो आज कुंभ बीता है। और देखिए बसंत पंचमी का त्योहार था आज, तो माँ सरस्वती का कृपा जो है आज बरती है सभी के ऊपर। और अखाड़ों के जो आज शाही स्नान भी हुए वो भी बहुत बेहतर हुआ है। तो जो पिछले दिनों हादसे हुए थे उससे सबक ठीक है, नजर बनाए रखिए और कुंभ का आनंद लीजिए। पूरा देश आनंद ले रहा है। अनमोल, अपना ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहाँ की है? अगली खबर भोपाल की है। भोपाल के बड़े तालाब पर माफियाओं की नजर है। ये पूरी खबर आपको बता देता हूं। आज देश में बहुत बड़ी बड़ी खबर थी जो आपको बताना जरूरी था। आज क्या हुआ, मैंने आपसे कहा है ना, ये आज क्या हुआ ये जरूर बताऊंगा। देश की कौन सी खबर जो आपको जानना जरूरी है ये बहुत बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्या है ये आपको विस्तार से दिखाऊंगा। शायर साकिब मजीद ने भोपाल शहर के लिए लिखा है, हम अपना पहर दिखाएंगे, सपनों की लहर दिखाएंगे, कभी फुर्सत में आना तुम, झीलों का शहर दिखाएंगे। और अपनी सुंदर झीलों और तालाबों की विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर भोपाल की सबसे बड़ी झील को नजर लग गई है, नजर लग गई। और ये नजर किसकी लगी है? भूमाफियाओं की लगी है, उस सिस्टम की जिसकी नाक के नीचे ये पूरा कारनामा हो रहा है। अगर बड़े तालाब के आसपास अवैध रूप से बस्ती बसाई जाएगी तो भोपाल शहर और यहां के रहवासियों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है
ये भी आपको विस्तार से दिखाऊंगा। भोपाल का सबसे बड़ा तालाब, ठीक है, नजर बनाए रखिए और कुंभ का आनंद लीजिए। पूरा देश आनंद ले रहा है, अनमोल अपना ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां की है? अगली खबर भोपाल की है। भोपाल के बड़े तालाब पर माफियाओं की नजर है, ये पूरी खबर आपको बता देता हूं। आज देश में बहुत बड़ी बड़ी खबर थी जो आपको बताना जरूरी था। आज क्या हुआ, मैंने आपसे कहा है ना, ये आज क्या हुआ ये जरूर बताऊंगा। देश की कौन सी खबर जो आपको जानना जरूरी है ये बहुत बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्या है ये आपको विस्तार से दिखाऊंगा। शायर साकिब मजीद ने भोपाल शहर के लिए लिखा है, हम अपना पहर दिखाएंगे, सपनों की लहर दिखाएंगे, कभी फुर्सत में आना तुम, झीलों का शहर दिखाएंगे। और अपनी सुंदर झीलों और तालाबों की विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर भोपाल की सबसे बड़ी झील को नजर लग गई है, नजर लग गई। और ये नजर किसकी लगी है? भूमाफियाओं की लगी है, उस सिस्टम की जिसकी नाक के नीचे ये पूरा कारनामा हो रहा है। अगर बड़े तालाब के आसपास अवैध रूप से बस्ती बसाई जाएगी तो भोपाल शहर और यहां के रहवासियों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये भी आपको विस्तार से दिखाऊंगा। भोपाल का सबसे बड़ा तालाब, जिसका नाम ही अपने आप में बड़ा तालाब है, बैरागढ़ से कमला पार्क होते हुए भदभदा और उससे भी आगे तक फैले इस बड़े तालाब का एरिया करीब 36 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। ये तो वो एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन इस 36 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अलावा कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र भी आता है। बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया तालाब से भी 10 गुना बड़ा है। कैचमेंट एरिया वो एरिया है जो किसी झील या तालाब के चारों तरफ का संरक्षित क्षेत्र है। नियम क्या है? नियम है कि इस इलाके में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसे ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे हो सकते हैं, इस ग्रीन बेल्ट में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हो सकते हैं, वन क्षेत्र हो सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती भी हो सकती है। इस एरिया से पानी के संग्रहण को बढ़ावा मिलता है और तालाब में प्राकृतिक पानी भी रिस्क आता रहता है। लेकिन बड़ा तालाब के इसी कैचमेंट एरिया पर भू माफियाओं की बुरी नजर है। दरअसल बड़ा तालाब के किनारे कैचमेंट वाले एरिया में भू माफियाओं ने सिस्टम के जिम्मेदारों से साठ गांठ कर प्लॉटिंग शुरू कर दी है, बताइए। और इस एरिया में अवैध बस्ती बसाई जा रही। सोचिए, अगर कोई दिल्ली से आता है, कोई बॉम्बे से आता है, कोई लखनऊ से आता है, वो भोपाल में अगर घूमने जाता है तो सबसे पहले कहां जाता है? चलो भाई बड़ा तालाब देख के आए। वहां क्या हो रहा है? प्लॉटिंग हो रही है। अरे भाई, आपके शहर की इतनी बड़ी विरासत, वहां कैसे कोई प्लॉटिंग कर ले रहा है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सिस्टम के साथ मिलकर ये सब कुछ खेल चल रहा है। अवैध बस्ती बसाई जा रही है। बैरागढ़ से 2 किलोमीटर दूर भैंसा खेड़ी में करीब 24 एकड़ के एरिया में भू माफियाओं ने कॉलोनी काटना शुरू कर दी है और इस कॉलोनी में पक्की सड़क से लेकर नालियां भी बना ली गई हैं। यह प्लॉटिंग भोपाल इंदौर मुख्य सड़क से मात्र 200 मीटर अंदर की गई, 200 मीटर अंदर की गई, ताकि जमीन बेचने में आसानी रहे और दाम भी हाई फाई मिले। लेकिन इस कॉलोनी का ना ही कागज पर कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई अनुमति। इसके अलावा यहां काटे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ना ही ये प्लॉटिंग नगर निगम के नियमों के मुताबिक है और ना ही संबंधित एजेंसियों से इसके लिए परमिशन ली गई है। अब इस तरह के अतिक्रमणों और अवैध बसाहट को लेकर सवाल तो कई हैं भाई साहब, लेकिन सबसे पहले आप जिस जगह पर यह प्लॉटिंग हो रही है उस जगह से हमारे सहयोगी विवेक पांडे की ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। मैं इस वक्त बैरागढ़ के बड़े तालाब के पास हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा तालाब है राजधानी का, जो पूरी तरीके से माफियाओं की चपेट पर आ गया है। बड़े तालाब के आसपास की जमीनें जो डूब के क्षेत्र में आती हैं, उनको लेवल करके उनकी ऊंचाई बढ़ाकर इस तरीके से पत्थर डाल के बड़े तालाब के किनारे कॉलोनी काटी जा रही है। माफियाओं ने यहाँ पे प्लॉटिंग करने की पूरी व्यवस्था बना दी है। ये आपको दिखाई देता हूँ, ये बड़े तालाब की मार्किंग की गई है, यानी कि बड़े तालाब की सरहद है और इस सरहद से लगा हुआ ये प्लॉट है। और बताया जा रहा है कि किसी चावला बिल्डर के नाम से ये रजिस्टर्ड ज़मीन है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई 1-2 दिन के भीतर ही पूरी तरीके से इसे लेबलिंग नहीं की गई है, बल्कि ये कई महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। ये कृषि भूमि है, ये कोई आवासीय भूमि नहीं है, इसका कोई लैंड यूज चेंज नहीं किया गया, लेकिन प्लॉटिंग धड़ल्ले से की गई है। यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर एक किसान के साथ जमीन उसकी ली और यहाँ पे अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी गई है।
आप देख सकते हैं सड़कें बाकायदा बनाई गई हैं, कई जगहों पे छोटे छोटे प्लॉट बनाए गए हैं, इन सभी को बेचा गया है। ये 24 एकड़ का कृषि लैंड है जहाँ पे अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है। ये जो पूरी अवैध प्लाटिंग आपने देखी है, इस जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़। इस तरह 300 करोड़ की इस प्लॉटिंग को लेकर कोई नियम ही फॉलो नहीं किया गया। हद है भाई। यानी भूमाफियाओं ने प्रशासन की नाक के नीचे नियमों को ठेका दिखाते हुए कॉलोनी काट दी। हमारे सहयोगी इस मामले को लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। एडीएम सिद्धार्थ जैन से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच कराई। इसके बाद एडीएम सिद्धार्थ जैन ने यह माना कि जांच में यह पूरी प्लॉटिंग अवैध पाई गई है और अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे हैं एडीएम साहब, सुनिए। जो अभी मेरे को प्राइमरी बेसिस एसडीएम ने बताया है वो अवैध प्लॉटिंग का ही मामला उन्होंने बताया है। तो ऑब्वियसली अगर अवैध प्लॉटिंग है तो ये सब अनुमतियां उसमें नहीं होगी, तो उसमें एफआईआर भी कराई जाएगी और उसमें कार्रवाई भी होगी। इसकी जमीन इस तरह से कुछ जानकारी निकल के आई क्या? ये मैं एक बार देख के किसके खसरे में किसका नाम है, भूमि स्वामी कौन है, विल सी इट एंड आपको बता देंगे उस चीज़ को। देखिए भाई, हमारा कैमरा न पहुंचता तो आप कैसे तहसीलदार को भेजते। एसडीएम साहब ये मान रहे हैं कि पूरी प्लॉटिंग अवैध है और इस पर रोक भी लगा दी गई है, लेकिन जो प्लॉटिंग अब हो चुकी है उसका क्या होगा? जो पेड़ काटे जा चुके हैं वो तो अब वापस नहीं आ सकते। ग्रीन बेल्ट बर्बाद किया जा चुका है, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये प्लॉटिंग की जा रही थी, जब सड़क बनाई जा रही थी, जब नाली बनाई जा रही थी, जब प्लॉट काटे जा रहे थे, तब प्रशासन ने आंखें क्यों मूंद रखी थी? तब किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? विस्तार न्यूज का कैमरा पड़ा, जब वहां पहुंचा तभी आपकी आंखें क्यों खुली? अब आपको यह भी बता देता हूं कि अगर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग होती रही तो भोपाल की पहचान और पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए। अगर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग होती रही तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि बड़ा तालाब का दम घुट जाएगा, यानी सिकुड़ता चला जाएगा और तालाब की जल ग्रहण क्षमता कम होती जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में बड़ा तालाब की जल संग्रहित करने की क्षमता करीब 25 अरब लीटर कम हुई है। इतना ही नहीं, तालाब के आसपास 50 मीटर के दायरे में 1300 से ज्यादा अवैध निर्माण पहले से चिन्हित है। इसके अलावा भदभदा, बैरागढ़ और सीहोर रोड यानी तालाब के हर छोर पर अवैध निर्माण तेजी से जारी है। इन अवैध निर्माणों से तालाब का कैचमेंट एरिया कम हो रहा है। जहां जंगल और खेत हुआ करते थे वहां अब कंक्रीट का अतिक्रमण पैर पसार रहा है। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो तालाब खत्म हो जाएगा और भोपाल में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा। तालाब के आसपास के इस इलाके के ओपन होने की वजह से यहां अच्छी और शुद्ध हवाएं शहर की ही आबो हवा को साफ रखते हैं। इन्हीं हवाओं के कारण भोपाल शहर में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर तालाब का एरिया कम हुआ तो भोपाल के लोगों को गर्मी के तीखे तेवर झेलने पड़ सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर किसी भी अव्यवस्था पर मीडिया की नजर पड़ने से पहले प्रशासन और सिस्टम अपने आंख कान खोल ले तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। बीजेपी का मेयर जीतेगा तो आपको क्या मिलेगा? यानी घोषणा पत्र जारी हो गया है। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष अमर अग्रवाल और संजय श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बता दिया है कि भाई साहब, हम आपके शहर में अगर आएंगे तो आपको ये सौगात देंगे। आपको विस्तार से बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी से नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसको अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, जिसमें 20 बिंदुओं में प्रमुख वादे पेश किए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं और हर वर्ग के लोगों को साधने की पूरी कोशिश की है। इनमें महिला, छात्र, युवा और रोजगार को बीजेपी ने केंद्र में रखा है। इस घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े दावे किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझा देता हूं। देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ दिखा रहा हूं। बीजेपी ने नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाने के साथ सभी पट्टाधारकों को भू मालिक बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा बीजेपी ने रुके हुए पीएम आवास और शहरी परियोजना को तेजी से पूरा करने का दावा किया है। साथ ही बीजेपी ने सरकार तुम्हार द्वार, फिर से सुन लीजिए, सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने की भी बात कही। बीजेपी ने संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% की छूट की बात भी
कही है। जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए भी बीजेपी ने घोषणा पत्र में अलग से दावा किया है। इन सब के बीच स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 रुपयों की वित्तीय सहायता देने की भी बात कही गई है। घोषणा पत्र में ये सब लिखा है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में महिला वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी ने महिलाओं के लिए भी कई अहम वादे किए हैं। महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य और प्राथमिकता देते हुए बीजेपी ने शिक्षण संस्थानों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात अपने घोषणा पत्र में कही है। इसके साथ ही बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की सुविधा या संख्या बढ़ाने की बात कही है। इन सब के बीच महतारी वंदन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2.5 लाख तक का लोन और मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा बीजेपी ने रोजगार और शिक्षा के विस्तार पर भी जोर दिया है। हर प्रमुख नगरीय निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करने के साथ पुस्तकालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात बीजेपी ने की है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे और शिक्षण संस्थानों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी सुनिश्चित करने की बात बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखी है। साथ ही समाधान योजना के जरिए बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति करके निपटारे की सुविधा भी दी जाएगी। ये शहरी मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। ये सारे बीजेपी के घोषणा पत्र की खास बातें थी जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। इस घोषणा पत्र को जारी करने के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार को कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार बताया है। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला बता दिया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव में क्या राजनीति सियासत हो रही है, क्या आरोप पलटवार हो रहा है, सुनिए। हाँ, आने वाले समय में हमारी सरकार नहीं, कुछ नहीं, मीनल चौबे डायरेक्ट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है उसको विकास कितना है, ये कितना है पत्र के रूप में पार्टी लाई है। एक भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और विकासशील इन योजनाओं के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है। कांग्रेस ने हमेशा एक वाक्य को, सूत्र वाक्य को धारण किया, लूटो और बांटो। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अब मोदी संकल्प पत्र से अब अटल पत्र हो गया है। घोषणा पत्र हवाई है। ये घोषणा पत्र से भारतीय जनता पार्टी का विजन और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया बीजेपी के घोषणा पत्र पर, लेकिन घोषणा पत्र पर चुनाव कौन लड़ेगा वहां लेकर चलता हूं सीधे आपको। मेरे साथ मीनल चौबे रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी जुड़ रही हैं। मीनल जी, बहुत थकान दिख रही है चेहरे पर, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्या लगता है आपको, ये घोषणा पत्र आपके जीत में कितनी मदद करेगा? हमारा घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा है। इसका हमने अटल विश्वास पत्र नाम दिया है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली जो हमारा घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि हमने जनता का घोषणा पत्र तैयार किया है। हमने बाकायदा जनता से सजेशंस मांगे हैं और जनता ने जो हमको सजेशंस दिया है उसके आधार पर ये हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ है, जिसमें सारे वर्गों का समावेश है, सारे वर्गों का विकास का समावेश है और नगर निगम के माध्यम से जो मूलभूत कार्य होने चाहिए जनता के प्रत्येक वर्ग के लिए, उन सारे कार्यों का इसमें समावेश है और बहुत ही अच्छा अपने आप में पूरी तरीके से संपूर्ण घोषणा पत्र है। इसका हम तो स्वागत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे रायपुर शहर की जनता इसका स्वागत कर रही है। मैं सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक लगातार कैनवसिंग कर रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ। शहर की जनता का पूरा हमको प्रतिसाद मिल रहा है। और मीनल जी, ईमानदारी से बताइएगा, मीनल जी ईमानदारी से बताइएगा, बहुत मुखर सुना है हमने आपको, ईमानदारी से बताइएगा कि चुनाव कितना रोचक है और कितना कड़ा मुकाबला है। क्या लगता है आपको, टक्कर है या नहीं है, या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? देखिए मेहनत करना मेरा काम है। मैं जनता तक पहुंचना चाहती हूं और वो मैं कर रही हूं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि चुनाव हमारे लिए वन साइडेड है। जनता का मैंडेट हमको क्लियर है। 15 साल से
लगातार जनता है वो नगर निगम के माध्यम से जो काम होना चाहिए, जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पटा रही है, जनता का जो अधिकार है वो सब उनको नहीं मिल पाया है। तो जनता तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे और कांग्रेस की जो शहरी सरकार है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंके। फोटो मैंने आपकी देखी थी दीप्ति दुबे के साथ, तो दीप्ति दुबे के साथ आपकी दोस्ती है या नहीं, जान पहचान है या नहीं है, यारबाजी है थोड़ी बहुत कि नहीं है? देखिए, मेरे दीप्ति दुबे भाभी जी से मेरी उतनी जान पहचान है जितनी मेरी आपसे जान पहचान है, और हर एक व्यक्ति का अच्छे से संबंध जो रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करती हूँ, सक्रिय राजनीति करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है और कमल का फूल ही मेरी पहचान है। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं आपको, आपकी मेहनत। देखिए, हम तो यही कहेंगे सबकी मेहनत रंग लाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए। चलिए, समय हो गया है, अभी बहुत कुछ बाकी था लेकिन समय कहाँ है। 1 घंटे सीधे मुद्दे की बात कब यूं निकल जाता है मुझे भी पता नहीं चलता। आपको भी इंटरेस्ट आता है कि नहीं देखने में? आता है ना? नहीं आता होगा तो नंबर है, बता दीजिएगा। इस नंबर पर शिकायत करिएगा, 8282824982 पर सीधे लिखकर भेजिएगा मिस्टर ज्ञानेंद्र तिवारी। मजा नहीं आ रहा है सीधे मुद्दे की बात में, सुधार देंगे, जो आप कहेंगे वही दिखाएंगे।